नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। आइए बताते हैं आपको कि क्या नया है आज के कार्यक्रम में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किया गया है और 31,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2123 ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है और 62,824 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। भारत प्रति मिलियन कम से कम मामलों और प्रति मिलियन कम से कम मौतों और उच्च परीक्षण वाले देशों में लगातार शामिल है। कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 55,342 नए मामले सामने आए। 15 अक्टूबर का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर से इसे महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय विज्ञान वैभव शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर एक सत्र का आयोजन किया। आइए देखते हैं विस्तार से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजित किया गया है और 31,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी 2123 ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है और 62,824 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को गांव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कोविड-19 के प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए 6 राज्यों के अपने पैतृक गांव में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। यह अभियान इन राज्यों में 116 जिलों में आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है। 15वें सप्ताह तक कुल लगभग 32 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 31,577 करोड़ रुपए अब तक अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए हैं। बड़ी संख्या में ढांचों का निर्माण किया गया है, जिनमें 1,32,146 जल संरक्षण संरचनाएं, 4,12,214 ग्रामीण घर, 35,529 मवेशी शेड, 25,669 खेत तालाब और 16,253 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है। जिला खनिज निधि के माध्यम से 7,340 कार्य किए गए हैं। 2,123 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। भारत प्रति मिलियन कम से कम मामलों और प्रति मिलियन कम से कम मौतों और उच्च परीक्षण वाले देशों में लगातार शामिल है। कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आना जारी है। पिछले 24 घंटों में 55,342 नए मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की केंद्रित रणनीतियों और प्रभावी उपायों के फलस्वरूप भारत ने प्रति मिलियन कम से कम मामलों, प्रति मिलियन कम से कम मौतों वाले देशों में अपनी वैश्विक स्थिति को बरकरार रखा है। प्रति मिलियन मामलों का वैश्विक आंकड़ा 4,794 है। भारत में यह संख्या 5,199 है। ब्रिटेन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ब्राजील में यह अधिक है। कुछ परीक्षणों के मामले में भारत शीर्ष देशों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 10,73,014 परीक्षणों के साथ परीक्षणों की कुल संख्या 8.89 करोड़ हो गई है। परीक्षण की निरंतर उच्च संख्या ने प्रारंभिक पहचान और समय पर उपचार में सहायता प्रदान की है, जिससे अधिक लोग संक्रमण से मुक्त होते हैं और मृत्यु दर कम होती है। भारत में संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 55,342 नए मामले दर्ज किए गए हैं। व्यापक परीक्षण, शीघ्र ट्रैकिंग और निगरानी
अस्पताल में भर्ती और मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने की केंद्र की नीति के तहत राज्य शासित प्रदेशों द्वारा सहयोगात्मक कार्रवाई के परिणाम स्वरूप प्रतिदिन संक्रमण के नए मामलों में निरंतर कमी हो रही है, जिससे सार्वजनिक और निजी अस्पताल और होम आइसोलेशन के लिए चिकित्सा की एक मानकीकृत गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है। पिछले 5 हफ्तों से औसत दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दैनिक नए मामलों का साप्ताहिक औसत सितंबर के दूसरे सप्ताह में 92,830 मामलों से घटकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 70,114 मामलों तक पहुंच गया। भारत में लगातार संक्रमित मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। वर्तमान में संक्रमित मामलों में देश के कुल संक्रमित मामलों का केवल 11.69% मामले शेष बचे हैं, जो कि 8,38,729 हैं। संक्रमित मामले भी लगातार 5वें दिन 9 लाख से कम पाए गए। 15 अक्टूबर का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर से इसे महिला सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। देश की 70% आबादी गांवों में बसती है और गांवों की ज्यादातर आबादी खेती से जुड़ी है। खेती में काम करने वाली महिलाओं की संख्या किसी भी हिसाब से कम नहीं है। 2011 की जनगणना बताती है कि हमारे देश में 6 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं किसी न किसी रूप में खेती कर रही हैं। ये तादाद कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूर और 48% स्वनियोजित किसान हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन कहती है कि भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान लगभग 32% है, जबकि पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर भारत और केरल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक है। इन राज्यों की 48% महिलाएं कृषि संबंधी रोजगार में शामिल हैं, जबकि 7.5 करोड़ महिलाएं दूध उत्पादन और पशुधन प्रबंधन जैसे कामों से जुड़ी हैं। ये बात अलग है कि महिलाओं के इस योगदान को उतनी मान्यता नहीं मिल सकी जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं। 2007 में किसानों के लिए बनी राष्ट्रीय कृषि नीति में खेती बाड़ी से जुड़ी महिलाओं को अत्यधिक महत्व दिया गया और कृषि विकास एजेंडे में उनसे संबंधित मुद्दों को भी प्राथमिकता मिली। महिला किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग स्कीमें, कार्यक्रम और मिशन चलाए जा रहे हैं और कृषि संबंधी सभी स्कीमों पर खर्च होने वाली रकम का 30% हिस्सा महिला किसानों से जुड़ी योजनाओं पर खर्च करने का फैसला लिया गया। देश में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना भी चलाई जा रही है। इसके दायरे में 24 राज्यों की 36 लाख से भी ज्यादा महिलाएं आ चुकी हैं। खास परियोजना में 30 लाख से अधिक गांवों को कवर कर लिया गया है। कृषि में महिलाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए 1996 के दौरान भुवनेश्वर में केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान कृषि में महिलाओं से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर काम करता है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 100 से भी अधिक संस्थानों की ओर से महिलाओं की मेहनत में कमी लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तकनीकें विकसित की गई हैं। देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक गृह विज्ञान विंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2016-17 के दौरान महिलाओं से जुड़ी 21 तकनीकों का मूल्यांकन किया गया और 2,56,000 महिलाओं को कृषि संबंधी विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सिलाई, निर्माण, मूल्यवर्धन, ग्रामीण हस्तकला, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन जैसे प्रशिक्षण शामिल हैं। महिलाओं को क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म क्रेडिट के साथ जोड़ा जा रहा है। साथ ही सूचना तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। केंद्रीय कृषि
कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 के दौरान सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर एक सत्र का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश ने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। सम्मेलन के दौरान एक सत्र सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर बात की। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में भारत और विदेशों के प्रख्यात वैज्ञानिकों ने कृषि प्रणाली के स्वचालन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे रोबोटिक्स, ड्रोन, सटीक निवेश प्रबंधन, संरक्षित खेती, पशुधन प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि विषयों पर प्रस्तुतिकरण और विचार विमर्श किया। वैभव शिखर सम्मेलन 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेंसर के अनुप्रयोगों और पशुधन प्रबंधन में विभिन्न गतिविधियों के बारे में डॉक्टर मेहर एस काटकर, सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और डॉक्टर ज्ञानेंद्र गौर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश ने बात की। डॉक्टर नबारुण भट्टाचार्य, सीडैक कोलकाता और डॉक्टर अजय शारदा, कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए ने अनुसंधान सहयोग के संभावित क्षेत्रों के साथ नेविगेशन प्रणाली और सटीक कृषि में इसके अनुप्रयोग, स्वायत्त वाहन के संकर प्रकार तथा निवेश और गहरे शिक्षण के सटीक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। ड्रोन आधारित तकनीक पर विशेष जोर देते हुए ड्रोन के चयन और इसके बुनियादी विकास, विशिष्ट अनुप्रयोगों, बाजार की उपलब्धता, भारत में ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए दिशा निर्देश, भारतीय खेतों की लघु और सीमांत भूमि जोत पर विचार, ड्रोन के लिए मानक विकसित करने आदि पर डॉक्टर मंजुल के हजारिका, AIT बैंकॉक और डॉक्टर गणेश बोरा, USDA USA ने प्रस्तुतियां दी। विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित सटीक कृषि प्रौद्योगिकियों पर डॉक्टर श्रीकला बाजवा, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना USA ने विदेशों में उपलब्ध इनपुट प्रबंधन के मशीनीकरण से संबंधित तकनीकों पर प्रस्तुति दी और प्रोफेसर VK तिवारी, निदेशक IIT खड़गपुर ने विचार विमर्श किया। बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए संरक्षित खेती में उन्नति और स्वचालन की आवश्यकता पर डॉक्टर पीतम चंद्र, पूर्व निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश और डॉक्टर धर्मेंद्र सारस्वत, पर्डियो विश्वविद्यालय USA ने विचार विमर्श किया। पैनलिस्टों और सत्र अधिकारियों के विभिन्न विचार विमर्श ने अनुसंधान, प्रशिक्षण के लिए संभावित सहयोग और विनिमय के लिए क्षेत्रों जैसे पशुधन प्रबंधन के लिए AI और IoT अनुप्रयोग, प्रजनन, दूध देने, फेनोमिक्स, कृषि में ड्रोन, विकास, अनुप्रयोग और विनियम, VRT के माध्यम से सटीक निवेश प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, छोटे भारतीय खेतों के लिए किफायती रोबोटिक्स अनुप्रयोग और विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए आच्छादित खेती में स्वचालन के लिए बड़ा डेटा प्रबंधन, ऊर्ध्वाधर खेती, हाइड्रोपोनिक्स और एकीकृत प्रणाली की पहचान का नेतृत्व किया। सटीक कृषि के तहत कृषि प्रणाली के स्वचालन पर सत्र में डॉक्टर के अलगुसुंदरम, उप महानिदेशक कृषि अभियांत्रिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित डॉक्टर कंचन के सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक FE, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और डॉक्टर CR मेहता, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद CIAE भोपाल मध्य प्रदेश ने आभासी तौर पर भाग लिया। इस सत्र में भारत और विदेश के 33 पैनलिस्टों सहित कुल 856 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अभी समय एक ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है, अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है एपीएमसी एक्ट कानून के तहत है, उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा, जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो एमएसपी पर खरीद है। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए एफसीआई खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो एमएसपी पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो एमएसपी की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक एमएसपी के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, एमएसपी का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल, दलहन, तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह एफसीआई भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन जब एमएसपी की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था क्योंकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से या सीधे भी अगर वो खरीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा और उसके माध्यम से वो खरीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है या अच्छी किस्म का केला है या अच्छी किस्म का आम है या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं या अच्छे किस्म का अनाज है, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। सर, एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है? देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही एपीएमसी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे केरला में कभी भी एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है,
वो नए कानून के अंतर्गत है जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से खरीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था, तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो खरीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा खरीदारी का लाभ मिलेगा, तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे APMC की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, APMC की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, APMC की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे APMC की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे, तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं, उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर APMC एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ट्रेडिंग के माध्यम से भी E-NAM है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, E-NAM की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में E-NAM की व्यवस्था पहले नहीं थी। और E-NAM अकेला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे। E-NAM तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं, उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है, मंडियों में भी वो बेच सकता है और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था। अब जो है हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है, तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया, तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी, और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा। जैसा कि विवेक अग्रवाल जी ने बताया कि कृषि कानून जिस तरह से पारित किया गया, उसमें
ख़ासतौर से अगर मंडी की हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की बात करते हैं, इससे तीनों कानूनों से किसान को बहुत ही फ़ायदे होने वाला है। किसान ग्रामीण क्षेत्र में रह करके अपनी जो उत्पाद है वो कहीं पर भी बेच सकता है, ई ट्रेडिंग के माध्यम से और ख़ास तौर से मंडी के माध्यम से भी जा कर के, और जहाँ पर भी ईपीएमसी एक्ट के माध्यम से जो मंडियाँ हैं उसमें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे किसानों को अतिरिक्त फ़ायदा होगा। और यह जो कानून है इससे खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना है, उसमें खास तौर से यह मददगार साबित होगा। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।